वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफएल फार्मासिस्ट जो हमारा री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 9 मार्च को, उसके सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उनके आंसर क्या क्या रहने वाले हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हम सेकंड पार्ट लाने में थोड़ी हमने देरी कर दी। इसके पीछे रीज़न है जो आप जानते ही हैं, एनसीआर में जो फ्लू चल रहा है अभी दिल्ली एनसीआर में, तो उसके लिए से मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, जो हमने कमेंट में आपको बोला था कि आप हमें प्लीज़ हम क्वेश्चन प्रोवाइड करिए ताकि हम सेकंड पार्ट लेके आ सके, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है सारे ही क्वेश्चन लिख के हमें दे दिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हीं के बेसिस पे आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, हालांकि जो कुछ आंसर्स हमें गड़बड़ लगे, जो हमें लग रहा था कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, हमने चेक किया है अच्छे से, उसको प्रिपेयर करके बाद में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इन्हें देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी डाउट अगर रहता है तो, और हमारे साथ उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में इनमें से कौन सी ड्रग इसके अंदर आएगी। तो शेड्यूल एच किसके लिए होता है? शेड्यूल एच होता है उन सभी ड्रग्स के लिए जिनको आपको लेने के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन के बिना आपको ड्रग्स नहीं मिलती है। हालांकि जितने भी आपके जो चारों एग्जाम्पल है आपको ओटीसी ड्रग से आते हैं, आपको ओटीसी ड्रग होती है, मतलब कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी मिल सकती हैं, विद प्रेस्क्रिप्शन भी मिल सकती है। लेकिन इन चारों ड्रग्स में जो ब्रूफेन हमारी ड्रग है उसको जो है बिना प्रेस्क्रिप्शन जो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। इसे जब ही दिया जाता है जब आपको प्रेस्क्रिप्शन मिली हो। ठीक है, तो प्रेस्क्रिप्शन बेस इन चारों में से जो हम ब्रूफेन ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रूफेन बिल्कुल जो है प्रेस्क्रिप्शन के बिना आपको मिलती नहीं है, ये ओटीसी ड्रग के अंदर भी काउंट होती है आपकी। ठीक है, तो इन सभी चारों में से ब्रूफेन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज नोन एज। भी सेल ईट करती है जो भी उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखो, तो आपको 10th क्लास में अगर आपको याद है तो इस तरीके से चीज़ें कराई जाती थी कि सेल जब कुछ खाती है, खाना मतलब कि फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जब खाती है तो फैगोसाइटोसिस, और जब पीती है तो मतलब पिनेकोसाइटोसिस। ठीक है, खाने पीने से ही आया था, पीती है तो पिनेकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ईटिंग पूछा गया, यानी कि सेल का खाएगी, खाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फैगोसाइटोसिस। 10th क्लास से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर पिनेकोसाइटोसिस पीना के लिए पूछा जाता तो क्या होता है आपका? पिनेकोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा रूट है जो 100% बायो अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली आईवी। जैसे जब से फार्माकोलॉजी आपकी स्टार्ट होती है 4th सेमेस्टर से लेकर सबसे ज़्यादा जो है यही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, चाहे आपका कोई कंपिटेटिव एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपका जो है जनरल एग्जाम हो। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपका फार्माकोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आईवी। ठीक है जी, ये है इसका राइट आंसर है। एल्यूलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन। एल्यूलाई किसका फंक्शनल पार्ट है इनमें से? ठीक है, तो हमारे चार ऑर्गन यहाँ पे दिए गए, हार्ट, लीवर, लंग्स एंड किडनी। तो एल्यूलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आपको अच्छे से याद है, लंग्स का जो हम डायग्राम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इस प्रकार से दो पार्ट में हमारे डिवाइड होते हैं। इसके अंदर जो है फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस प्रकार से जो हमारी ब्रांचिंग होती है, और लास्ट में हमारी क्या प्रेजेंट होती है? एल्यूलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज रियल में होता है। तो गैसियस एक्सचेंज जहाँ पे होता है वो क्या होती है? हमारी एल्यूलाई, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट है, वहीं पे उसका जो मेन जो काम होता है। नेक्स्ट आपका, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। जब आपने कोई भी ड्रग ली तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब वो आपकी बॉडी के अंदर आपके सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, आपके ब्लड के अंदर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब होना वही होता है ना, तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। इनमें से कौन सा एक पार्ट रूट नहीं है, या कहो ड्रग एक्सक्रीशन का? किडनी, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। लंग्स, जी हाँ, कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी है जो लंग्स से हमारे, जैसे अल्कोहल हो गया है ना, जो हमारे लंग्स के थ्रू जो है एक्सक्रीट होते हैं। स्टमक को अभी के लिए छोड़ दें, स्किन से भी होता है ना, स्वेट के थ्रू, स्वेट ग्लैंड के थ्रू हमारी कुछ ड्रग्स जो है एक्सक्रीट आउट होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा जी? स्टमक। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी का जो है हमारा लाइफ स्पैन कितना? आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पोसल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ, जब ये नाम आ ही गया तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने कहीं पे ये पढ़ा हुआ है, कुछ बुक्स में भी ये दिया हुआ है कि आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। नहीं, रेड ब्लड सेल्स नहीं बोल सकते, इन्हें कॉर्पसल्स बोला जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को आप व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को आप सेल्स बोल सकते हो, लेकिन आरबीसी को आप सेल्स नहीं बोल सकते। ये क्या होती है? आपकी कॉर्पसल्स होती है। ऐसा क्यों होता है? इंटरेस्टिंग चीज़ है, बुक्स में तो आपको कई जगह सेल्स मिल जाएगा लेकिन वो गलत है। ठीक है, आरबीसी आपकी कॉर्पसल्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी को आप सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आरबीसी को हम सेल्स क्यों नहीं बुलाते हैं, या फिर सेल्स में और कॉर्पसल्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? तो आप 11th क्लास में जो आपका ब्लड वाला चैप्टर था वहाँ से आप पढ़ने लगे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था 120 डेज आरबीसी का क्या होता है, हमारा लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद कहाँ चली जाती है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है आरबीसी का, दैट इज स्प्लिन, तो वहाँ चली जाती है 120 डेज के बाद। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज आल्सो नोन एज, इनमें से कौन सी जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है, या फिर यूँ कहो टाइप 2 डायबिटीज का दूसरा नाम क्या है। देखो आपको पता है टाइप 1 कब होती है, जब इंसुलिन की कमी हो बॉडी के अंदर, और टाइप 2 कब होती है, जब इंसुलिन तो हो लेकिन हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाए, हमारे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट कर जाए, इंसुलिन को जो है पहचानने से इनकार करे या इंटरेक्ट करने से इनकार कर दे, तो यानी कि इंसुलिन हमारा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, अमाउंट उसका प्रेजेंट है, वो होती है हमारी टाइप 2। तो इसमें से कौन सी रहेगी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, पार्ट सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा रहेगा। इंसुलिन डिपेंडेंट उसे बोलते हैं जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है, यानी कि इंसुलिन का अगर अमाउंट बढ़ा दोगे तो वो डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, तो इसलिए उसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहो या इंसुलिन इंडिपेंडेंट, क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंसुलिन के प्रति वो रेजिस्टेंस हो चुकी है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोगुलेंट, तो इनमें से कौन सा एक ओरल एंटीकोगुलेंट एंड दैट इज डाइक्यूमेरोल। ठीक है, डाइक्यूमेरोल आपका क्या रहेगा, एंटीकोगुलेंट है जिसे ओरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज नेजल डीकंजेस्टेंट, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट को किसे यूज किया जाता है, दैट इज फिनाइलेफ्रिन को हम एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट यूज करते हैं। नाक का बंद होना, नाक रुक जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, नेजल डीकंजेस्टेंट। क्यों होता है, म्यूकस आपका जो डिपॉजिट हो जाता है ना। फिनाइलेफ्रिन फिर काम कैसे करती है, मैंने आपको एक दिन बताया भी था, एमसीक्यू जब हम आपको एमसीक्यू स्टडी करा रहे थे तब आपको बताया था, और हमने जब कफ और कंजेशन आपको कराया था, फार्माकोलॉजी की एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, तब भी आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से म्यूकस के अंदर क्या होता है, सल्फर बॉन्ड होते हैं, सल्फर बॉन्डिंग होती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करती है, ड्रग इन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तो म्यूकस क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और इजीली उसे स्पिट आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ड्रग फिनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट आपका द सेल ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, एनएफएल का मतलब ऐसा लग रहा है इस बार तो पता नहीं क्या 10th क्लास का कोई पेपर था, चलो जो भी है। तो सेल किससे बनती है आपकी, जिलेटिन से। जीएमपी स्टैंड फॉर, जीएमपी का मतलब क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस प्रकार का लेवल देख के आप भी समझ रहे होंगे कि काश हमने भी इसमें रीअपियर किया होता, या फिर जिन्होंने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था काश हमने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया होता। ठीक है, मैं तो अपने अलग विचारधारा रखता हूँ इसके प्रति, जो री एग्जाम के प्रति, क्योंकि मेरा तो खुद का ये मानना है कि री एग्जाम कराने का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होती तो सभी का री एग्जाम दोबारा होता ना, ये चॉइस थोड़ी ना देते आप। या फिर कुछ बच्चों के आप केस में आपका जो है वो मान लिया कि जो है प्रॉब्लम थी इसलिए आपको री एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा, तो उन बच्चों ने क्या पता री एग्जाम का जो ऑप्शन वो ऑप्ट आउट ही नहीं किया हो, तो थोड़ा सा सवाल खड़े कर रहा है ये चीज़ इसी में कि भाई ठीक है क्यों नहीं कराया, पर जो भी है चलो छोड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेटिना कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, रेटिना के पास इनमें से कौन सा होता है, स्टिचियन ट्यूब नहीं भाई, ईयर में प्रेजेंट होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल नहीं, ईयर इनर ईयर में प्रेजेंट होती है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर नोज में प्रेजेंट होते हैं, तो बचा क्या आपका ऑप्टिक नर्व फाइबर। वैसे भी इन तीनों को कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्टिक से ही पता चल जाता है, आई के बारे में बात हो रही है और आई रेटिना आपके आई में ही प्रेजेंट होता है ना। ऑप्टिक नर्व फाइबर, ऑप्टिक नर्व फाइबर का काम क्या होता है, फिर रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी है वहां से सिग्नल लेके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट आपका, द प्यूपिल ऑफ आई इज कंट्रोल बाय, आपकी जो प्यूपिल है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, व्हाइट पार्ट जो है किसका द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आप पे, बी आइरिस। आप मैंने ग्लूकोमा का आपको एक वीडियो कराई हुई है फार्माकोलॉजी में, जब ग्लूकोमा हमने पढ़ा था तो वहाँ पे आई का डायग्राम प्रॉपर तरीके से बताया था कि कैसे कैसे जो आपकी ये आपकी प्यूपिल होती है, लेंस होती है, और इसे आइरिस के द्वारा ऐसे हेल्ड किया जाता है ना, अगर आपको याद हो थोड़ा सा इस प्रकार का कुछ आपका डायग्राम था, उसे मैंने फिर रेड कलर से दिखाया था। ये आपकी आइरिस है जो आपके प्यूपिल को या यूँ कहो आपके लेंस को होल्ड करके रखती है, जो रेड कलर वाली, इसे हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर डायग्राम तो नहीं बन पाया, चलो जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी यूज होती है, एलोपिरिनोल, कोल्चिसिन वगैरह वगैरह, सब आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन है भी आपका क्लासिफिकेशन से गाउट का। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर, इनमें से कौन सा एक बीटा ब्लॉकर का काम करेगा, तो जिसके पीछे लोल लगा होता है आपका, साल्ब्यूटामोल अस्थमा के अंदर यूज होता है, नहीं होगा, तो बचा कौन सा, और वो वैसे भी इसके पीछे ओल लगा हुआ ना कि लोल लगा हुआ, और लोल वाले होते हैं आपके बीटा ब्लॉकर, तो आंसर रहेगा ए, दैट इज प्रोप्रानोलोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QSAR, QSAR की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है ना, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपने आप पढ़ते हो कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की किसी भी कंपाउंड है या जो भी आपकी ड्रग है उसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज कर दे तो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पे क्लोराइड ऐड कर दिया, कहीं पे हैलोजन ऐड कर दिया, कहीं पे कोई ग्रुप लगा दिया, कुछ रिमूव कर दिया, तो उसकी एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेटाबॉलिज्म में आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना,
या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा इन्हांस हो रहा है उसकी एक्टिविटी, तो वो सब स्टडी आपकी क्या कहलाती है, QSAR स्टडीज़ कहलाती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं जिसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट आंसर थे। तो हम 37 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 20 पिछले पार्ट में थे और बाकी के क्वेश्चन जो हमने इस पार्ट के अंदर आपके अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो भी आप लोग क्वेश्चंस बच गए हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे आई थिंक, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको अभी भी याद है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही आपकी जो है नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम आपका अपलोड कर दें, अगर हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो, क्योंकि ठीक है तो टाइम है हमारे पास भी और आपके पास भी, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए सेंसिबल फार्मासिस्ट, और वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ होली मनाना आप अपने घर पे, हम उम्मीद करते हैं आपसे इसी प्रकार की। बाकी करनी तो आपने वैसे ही है जैसे आपके मन की इच्छा है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।